अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. In our today lecture, we will discuss and we will solve the remaining exercise of the chapter number 7, the Michu. Okay, so let's start without wasting our time. Question number E. Write this character sketch of Mirju. Focus on the following point in the mind map. कि उन्होंने हमें कहा है कि आप लोगों ने करेक्टर स्केच लिखना है। करेक्टर स्केच मीन कि मिर्चू के बारे में कुछ डिफरेंट चीजें वो हमसे पूछ रहे हैं, तो हमें सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले क्या है? अकॉम्प्लिशमेंट। अकॉम्प्लिशमेंट का मीन क्या होता है? अकॉम्प्लिशमेंट मीन मतलब होता है अचीवमेंट्स या एक्ट जो है मिर्चू का वो क्या है, ठीक है। देन है रोल। रोल के उसने किस तरह से अपना ना एक स्टोरी में अपना किस तरह से रोल प्ले किया है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं या वो कौन से ऐसे काम करता है जिसकी वजह से वो डिफरेंट है सबसे, ठीक है। चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, उसे कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या उसने कौन सी प्रॉब्लम इस स्टोरी में फेस की है, उन पे फोकस करना है। देन पर्सनैलिटी, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह के काम करता है, वो अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है, ठीक है, उस तरह की चीजें इसमें आ जाएंगी। देन फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मीन ये कि हमारी हाइट क्या है, हमारा कलर क्या है, हमारे फेस जेस्चर कैसे हैं, ठीक है। फिजिकल टोन मतलब कलर की टोन क्या है, हेयर कलर क्या है, एंड ऑल दैट, ये सब जो चीजें हैं ये किसमें आ जाएंगी? ये फिजिकल अपीयरेंस में आ जाएंगी। अब हम देखते हैं कि इन चीजों को हम लोगों ने सॉल्व, इसके ऊपर हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है। देन उसमें देखेंगे कौन कौन सी चीजें किस चीज में फॉल कर रही हैं, ठीक है। मिर्चू वॉज द साइज ऑफ ए पेपर व्हेन बोर्न, ठीक है। मिचू वॉज द साइज ऑफ द पेपर व्हेन बोर्न। मिचू का जो साइज था वो कितना था? एक पेपर जितना था व्हेन बोर्न, जब वो पैदा हुआ। ये किस में आ जाएगा सेंटेंस? ये जिस सेंटेंस उसका आ जाएगा फिजिकल अपीयरेंस में। देयरफॉर ही वाज नेम्ड मिर्चू, इसकी वजह से उसे मिर्चू कहा गया था, ठीक है ना। ये उसकी देन ही वाज ए वेरी क्लेवर बॉय, ये उसकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा। ही वॉज ए वेरी क्लेवर बॉय, वो बहुत ही तेज लड़का था, बहुत ही चालाक लड़का था। He heard the talk between his father and mother when they decided to leave the children in the jungle. ये उसके रोल में हम लोग कह सकते हैं क्या आ जाएगा, ठीक है। He heard the talk, उसने सारी बातें सुन रही थी। Between between हम लोग वर्ड यूज करते हैं जब दो लोगों की बात कर रही हो, दो लोगों के दरमियान जब हम लोगों ने बात करनी है तब हम बिटवीन का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब दो लोगों से ज्यादा लोग हों, फॉर एग्जाम्पल उस वक्त रात के वक्त वो उसके माँ बाप दो थे तो उनके दरमियान बात हो रही थी, फॉर एग्जाम्पल उनका कोई एक बेटा भी साथ बैठा होता तो हम लोग अमंग का वर्ड यूज करते। बिटवीन नहीं यूज करना था, हम लोगों ने अमंग यूज करना था। ये हियर द टॉक अमंग, ठीक है, फिर हम लोगों ने अमंग का वर्ड यूज करना था। लेकिन यहाँ पे दो पर्सन है, एक उसका फादर एंड अदर उसकी मदर, तो दैट्स व्हाई बिटवीन यूज हुआ। ये हर्ड, हर्ड मीन मतलब ये थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट की बात हो रही है। ही हर्ड द टॉक बिटवीन हिज फादर एंड मदर व्हेन दे डिसाइडेड टू लीव द चिल्ड्रन इन द जंगल, जब वो डिसाइड कर रहे थे, मीन फैसला कर रहे थे वो बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एट द सेम टाइम, उसी वक्त ही डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक देम टू द कॉटेज, उसी टाइम उसने डिसाइड किया कि वो किस तरह से बैग लेके आएगा या हम लोग बैग आएंगे, ये उसके रोल में आ सकता है, ठीक है। देन हिज रोल, ये भी चीजें उसमें रहे, इज वेरी स्प्लेंडेड, बहुत ही शानदार है रोल उसका इस स्टोरी में। His strategy of putting white stone in the way to find the way back is very successful. ये भी उसके रोल में चीज आ जाएगी कि वो बहुत ही मतलब उसकी जो स्ट्रेटजी थी, जो उसने प्लान बनाया था कि इस तरह से अगर मैं करूंगा तो हम लोग घर इजीली वापस आ सकते हैं, तो ये जो उसका प्लान था वो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। तो एट द सेम टाइम ही डिसाइडेड टू ब्रिंग बैक देम टू द कॉटेज, हिज रोल इज वेरी स्प्लेंडेड, his strategy of putting white stones in the way to find the way back is very successful. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है when his brothers, जब उसके भाई don't believe him, कि उन्होंने इस बात पे यकीन ना किया, he narrate all the talk of the previous night,
प्रीवियस का मतलब होता है गुजरा हुआ, जो काम जैसे हम लोग वी कैन से दैट पास्ट की बात जब हम लोग कर रहे थे तब हम लोग प्रीवियस का वर्ड यूज करते हैं कि वो काम हो चुका है, होने वाला नहीं है। When his brother don't believe, जब उसके भाइयों ने इसकी बात पे यकीन ना किया, देन फिर उसने क्या किया, ही नरेट ऑल द टाइम, नरेट मतलब होता है सुनाना, उस तरह से उस चीज को, स्टोरी को बयान करना लफ्ज ब लफ्ज। ही नरेट्स, उसने बताई ऑल द टॉक, तमाम बातें ऑफ द प्रीवियस नाइट, पिछली रात की। ही completes his role in the end and accomplished the task, कि वो बाद में उसने अपना रोल, उसका रोल क्या था कि वो अपने रोल में सक्सेसफुल हो जाता है जब वो अपने भाइयों को घर वापस ले आता है। तो ये अकम्पलिशमेंट है उसकी, सक्सेसफुल है, उसका अचीवमेंट है कि वो जिस चीज में था वो उसकी मतलब पूरी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द स्टोरी क्लेवर मिर्चू, कि जो क्लेवर मिर्चू है उसकी स्टोरी, उसमें ये चीजें आप लोग आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले है सेटिंग, ठीक है। सेटिंग में है, सेटिंग इंक्लूड द टाइम एंड लोकेशन। सेटिंग में कौन सी चीजें आ जाएंगी, एक तो टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा, देन दूसरी कौन सी चीज आएगी, देन हमारे पास आ जाएगी लोकेशन, ठीक है। वो किस जगह पे स्टोरी, मतलब कौन कौन सी जगह पे टुक प्लेस हुई है, कौन कौन सी जगह पे उसके सारे इवेंट्स हुए हैं, कौन कौन सी जगह पे, और टाइम ड्यूरेशन क्या था, मीन सुबह का टाइम था, दोपहर का टाइम था, शाम का, रात का, ऑल दैट। ये तो दोनों चीजें हैं वो सेटिंग में आ जाएंगी। सेकंड, करेक्टर्स। करेक्टर्स कितने हैं स्टोरी में, करेक्टर हमारे पास 9 करेक्टर है। एक मिर्चू का करेक्टर है, उसका नेम मेंशन किया हुआ है, बाकी जो उसके 6 ब्रदर्स हैं उनका नेम मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता तो है ना कि वो स्टोरी में है। 7 ब्रदर्स है उसके, टोटल 7 ब्रदर्स हैं वो, बाकी 6 ब्रदर्स उसके एंड देन उसके पेरेंट्स, उसका बाप एंड उसकी माँ। प्लॉट में कौन सी चीजें आएंगी, प्लॉट में आएंगी, प्लॉट मींस डिफरेंट इवेंट इन द स्टोरी, कि स्टोरी में कौन कौन से इवेंट हुए हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हुई हैं। तो सबसे पहले जो हुआ है, इवेंट हुआ है, वो जंगल में छोड़ के आना, देन उसका वापस आना, ये वाली जो चीजें आएंगी किसमें आ जाएंगी, ये उसके इवेंट में मीन प्लॉट में आ जाएंगी। देन लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, थीम इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, के थीम क्या है, कि हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, कोई भी एक्टिविटी आउट करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को एक लेसन मिलता है। एक हम लोग इवन कोई मूवी भी देखते हैं तो लास्ट पे हम लोगों को एक मिलती है, एक थीम मिलता है, एक सेंट्रल आइडिया मिलता है। हर मूवी का एक जैसे सेंट्रल आइडिया होता है, हर स्टोरी का एक सेंट्रल आइडिया होता है, तो उस सेंट्रल आइडिया के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व अराउंड कर रही होती है। तो इस स्टोरी का सेंट्रल आइडिया जो होगा वो उसमें किसमें आएगा, इसके थीम में आ जाएगा। चलिए अब हम इन चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी सेटिंग। सेटिंग क्या है, द टाइम इज द नाइट, के वक्त, टाइम एंड लोकेशन की बात होनी है सेटिंग में। तो टाइम कौन सा है, द टाइम इज द नाइट, रात का वक्त है, एंड द नेक्स्ट डे, और फिर उसके अगले दिन की बात हो रही है। इतनी से टाइम ड्यूरेशन है पूरी स्टोरी में, ठीक है। लोकेशन इज द वुड कटर कॉटेज एंड द फॉरेस्ट। लोकेशन क्या है, वुड कटर कॉटेज, जब वो ये मूव प्लान कर लेते हैं सारी चीजें, वो वुड कटर कॉटेज की बात हो रही होती है, और देन वो फॉरेस्ट की तरफ मूव हो जाते हैं और फिर कॉटेज में आ जाते हैं। मतलब यही दो जो लोकेशन है पूरी स्टोरी में दिखाई गई है, और टाइम ड्यूरेशन सिर्फ हमारे पास दो है, एक नाइट का और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है उसकी बात हो रही है। तो दो ही टाइम ड्यूरेशन है और दो ही हमारे पास लोकेशन है, नाइट एंड नेक्स्ट डे, मॉर्निंग या फुल डे आप कह सकते हैं। लोकेशन हमारे पास एक कॉटेज है और दूसरा फॉरेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं करेक्टर्स। करेक्टर्स में 3 नेम हमारे पास मेंशन है, जैसे वुड कटर, हिज वाइफ, मिर्चू, ठीक है। ये हमारे पास करेक्टर्स हैं। 6 ब्रदर और उसके 6 भाई। प्लॉट में हमने क्या चीज देखी थी, प्लॉट में हमने देखे थे जो इवेंट होंगे स्टोरी में वो सारे किस में आ जाएंगे, वो लोग प्लॉट की कैटेगरी में आ जाएंगे,
ठीक है, तो इवेंट कौन कौन से हुए हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला इवेंट है ए वुड कटर एंड हिज फैमिली लिव्ड इन ए विलेज, कि वो कहाँ रहते हैं, वो एक गांव में रहते हैं। ठीक है, दे वर वेरी पुअर, और वो बहुत ही गरीब हैं। द वुड कटर 7 children, 7 sons always felt hungry because of shortage of food। वो हमेशा ही भूखे रहते हैं, जो वुड कटर लकड़हारे के बेटे हैं। किसकी वजह से भूखे रहते हैं? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की कमी की वजह से, खुराक की कमी की वजह से, खुराक की किल्लत की वजह से वो हमेशा भूखे रहते हैं, उनकी जो है खुराक वो पूरी नहीं हो पाती। सेकंड जो प्लॉट, जो सेकंड इवेंट है वो क्या है, इसमें सेकंड है वन नाइट, एक रात। दी वुड कटर परसुएड, परसुएड का मीन होता है किसी को कायल करना या किसी चीज को मनाना, परसुएड करना। परसुएटेड हिज वाइफ, अपनी बीवी को मना रहा था, टू टेक द चिल्ड्रन, के वो बच्चों को ले जाएं टू फॉरेस्ट, जंगल में, एंड लीव देयर, और वहां पे छोड़ आए। ठीक है, वन नाइट, एक रात, द वुड कटर परसुएटेड हिज वाइफ टू टेक द चिल्ड्रन टू फॉरेस्ट एंड लीव देयर, और वहां पे छोड़ आए। May some rich person found them and take them home। हो सकता है कि कोई अमीर आदमी उन्हें ले जाए, उन्हें ढूंढे और फिर उन्हें अपने साथ ले जाए। ठीक है, अपने साथ ले जाके क्या करेगा, कोई अमीर आदमी जो होगा उसके पास इस चीज की किल्लत नहीं होगी कि उसे उसने खाना कहाँ से लाना है, उसने चीजें कहाँ से लानी है ना, ऑल दैट। तो वो उनकी अच्छे से तरीके से क्या करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उनको लुक आफ्टर करेगा, उनकी सारी चीजों का ख्याल रखेगा। तो दैट्स वाई उनके माइंड में ये प्लान था। नेक्स्ट इवेंट जो है वो है थर्ड, मिर्चू overheard the talk between his parents that night। उस रात मिर्चू ने सारी बातें सुन ली थी अपने वालिदैन के दरमियान। He gathered some small white stones and put them in his pocket। उसने क्या किया, कुछ small stone, white stone, कुछ white जो पत्थर थे, सफेद पत्थर, उनको जमा किया और अपनी जेब में रख लिया। He had planned to back his brother back bring back his brother back to their cottage। He has planned to bring back his brother to their cottage, to bring back his brother to their cottage। कि उसने क्या किया, उसने जैसे अपनी अम्मी अब्बू की बातें सुनी तो उसने वहीं पे उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसने क्या फैसला किया कि वो अपने भाइयों को घर वापस लेके आएगा। तो उसके लिए जो उसने एक तरकीब सोची, एक स्ट्रेटजी बनाई, वो क्या थी, वो ये थी कि वो कुछ वाइट जो स्टोन है उसने अपने जेबों में भर लिए और जंगल में जाते वक्त उनको वन बाय वन वो फेंकता गया और वापसी पे उसी रास्ते वो चल के घर वापस आ गए। नेक्स्ट हमारा क्या है इवेंट, वो है नंबर 4। नेक्स्ट डे द वुड कटर एंड हिज वाइफ पुट देयर सन्स एट द वर्क इन फॉरेस्ट। उन्होंने उसे काम पे लगा दिया, कहाँ पे, जंगल में। व्हेन दे वर बिजी कलेक्टिंग ब्रांचेस ऑफ ट्री, जब वो मसरूफ हो गए दरख्तों की टहनियाँ इकट्ठी करने में, तो फिर क्या किया, फिर जो वुड कटर था और उसकी वाइफ थी वो आहिस्ता से वहां से निकल गए, आहिस्ता से वहां से चले गए। Collecting the branches of tree, the woodcutter and his wife quietly left the place. Meanwhile, clever Mirchu, while coming to the forest, has been dropping white stone in the way। कि उन्होंने वहां पे उनको बच्चों को छोड़ा, वहां से निकल गए। 5 हमारे पास है, when the boy found that their father had left them alone in the forest, they began to cry। When the boys found that their father, के उनके जो बाप है उन्होंने वहां पे उसे छोड़ दिया है जंगल में अकेला, और फिर वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, वो चीखने चिल्लाने लगे। ठीक है, पुट मिर्चू बाय फॉलोइंग द ट्रायल ऑफ वाइल्ड स्टोन लेट हिज ब्रदर्स बैक इनटू देयर कॉटेज। तो उस वक्त मिर्चू ने उन्हें कहा कि हम वाइल्ड स्टोन जो सफेद पत्थर है उनके रास्ते पे चलो और हम लोग घर वापस पहुंच जाएंगे। नंबर 6 हमारे पास है, व्हेन आफ्टर लिविंग द चिल्ड्रन इन द फॉरेस्ट द वुडकटर एंड हिज वाइफ। बच्चों को फॉरेस्ट जंगल में छोड़ने के बाद वुडकटर एंड हिज वाइफ, वुडकटर और उसकी वाइफ बीवी ने क्या पाया, रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचे, दे फाउंड, उन्होंने मिले 10 कॉइन्स, 10 सिक्के, विच वाज द पेमेंट ऑफ डेब्ट दे हैड फॉरगेट, जो एक कर्जे की अदायगी थी जो वो भूल चुके थे बहुत अरसा पहले।
तो ये एक इवेंट हो गया। नेक्स्ट इवेंट है इवेंट नंबर 7। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, देयर सन लेड बाय मिर्चू इंटर द कॉटेज, दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टरवर्ड। उसी टाइम मिर्चू जो है अपने भाइयों को लेकर घर कॉटेज में, उनकी झोपड़ी में वापस आ जाता है। उसके बाद वो क्या हंसी खुशी वहां पे रहना शुरू कर देते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। कि उनकी जो मरूमियाँ होती हैं या उनके जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू मनी और फूड, वो उनके सॉल्व हो जाते हैं, क्यों ना कि उन्हें 10 चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। सेंट्रल थीम क्या है इसमें? सेंट्रल थीम, जो सेंट्रल आइडिया है वो है हेल्पलेस, पॉवर्टी। ठीक है, ये सब पॉवर्टी मेन थीम है इसका। पॉवर्टी मेक्स द मैन सो हेल्पलेस दैट ही ऑफन टेक्स सच स्टेप which are very troublesome, sorrowful and behind and beyond human thinking। के गुर्बत की वजह से इंसान अपनी जिंदगी में बाल औकात ऐसे स्टेप या ऐसे फैसले कर जाता है जो बहुत ही उसके लिए मुश्किल और परेशान कुन या इस तरह के होते हैं इंसान के लिए। ठीक है, तो पॉवर्टी मेक्स दी मेन थीम, तो पॉवर्टी इसका सबसे अहम थीम है, मेन आइडिया इसका बनता है। हम लोग अपनी सोसाइटी में अगर इर्द गिर्द भी देखते हैं तो हम लोग देखते हैं इवन कोविड की वजह से, पिछले दिनों में 2 साल से जो कोविड का सिलसिला चल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने, या बहुत सारे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास सेविंग नहीं है, जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास नहीं होता कुछ खाने को, तो वो अपनी जिंदगी इस तरह अपने बच्चों को मार देते हैं, या अपनी जिंदगी खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब नहीं उठा पाते कि अपनी अपनी जाने ले लेते हैं। तो इस तरह की सेम जो था एक बहुत मुश्किल डिसीजन भी वुडकटर और उसकी वाइफ को लेना पड़ा, जब उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, वो बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकते थे। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अपने बच्चों को एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेते हुए अपने बच्चों को, कि हम लोग अपने बच्चों को कहीं बाहर छोड़ आते हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया। नेक्स्ट हमारे पास रीड द स्टोरी, कि आप एक स्टोरी पढ़ें एंड कंप्लीट द गिवन टाइम लाइन ऑफ द स्टोरी। कि स्टोरी में इधर उन्होंने 3 चीजें बताई हैं, लेकिन बेसिकली इनसे ज्यादा होती हैं चीजें। स्टोरी में बिगनिंग होती है, देन उसका क्लाइमैक्स होता है, डाउनफॉल होता है, उसकी एंड भी होता है, और भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अभी आप लोगों का स्टैंडर्ड उतना नहीं है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ 3 चीजें हम लोग स्टोरी में देखेंगे। एक उसकी बिगनिंग देखेंगे कि वो स्टार्ट स्टोरी कैसे होगी है, देन उसका मिडल पॉइंट देखेंगे कि मिडल में, फिर क्लाइमैक्स एक स्टोरी में एक जगह में आता है, जगह इवन हम लोग मूवीज में देखते हैं कि एक जगह पे आके बहुत जैसे उसको रीड हो जाता है एक अजीब सी, कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, इंटरवल जो स्टोरी का एक पार्ट होता है। तो ऐसे स्टोरी में भी एक क्लाइमैक्स होता है जो आने के बाद रीडर होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्लाइमैक्स हम लोग वहां पे कह सकते हैं कि जब उनके वालिदैन जो होते हैं वहां पे छोड़ के आ जाते हैं उनको जंगल में, तो हम लोग को होता है पढ़ने वाले रीडर का कि अब आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये घर वापस कैसे आएंगे, ये क्या होगा, ऑल दैट, इस तरह की जो माइंड की स्टोरी होती है कि अगर वो घर वापस भी आ गए तो उनके अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन होगा, ऑल दैट, यही सारी जो माइंड रीडर की वाइल रीडिंग द स्टोरी माइंड में चीजें आ रही होती हैं, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे, ये क्लाइमैक्स में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 3 चीजें देखती हैं, एक है बिगनिंग देखनी है, देन मिडल देखना है, उसके बाद एंड देखना है स्टोरी का। तो बिगनिंग इसकी क्या है, वुड कटर और उसकी जो फैमिली है वो एक विलेज में रह रहे हैं, और वो बहुत ही मतलब मिजरेबल कंडीशन में रह रही हैं, उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। एंड वुड कटर एंड हिज फैमिली आर लिविंग इन विलेज, आर लिविंग ए वेरी डिफिकल्ट लाइफ। वो बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। किस तरह से मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और पॉवर्टी जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। रूट काज है पॉवर्टी, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी और इश्यूज का पॉवर्टी मेन काज है। तो किसी भी माशरे में अगर बहुत सारी बुराइयां, ये बहुत सारी चीजें जन्म ले रही होती हैं, जैसे करप्शन हो रही होती है वहां पे, ये डाकू वगैरह, मतलब करप्शन हो रही है वहां पे, डाके पड़ रहे हैं, या इस तरह के कोई भी चीज, मर्डर ज्यादा हो रहे हैं, या स्ट्रीट केसेस ज्यादा हो गए हैं, ऑल दैट, सारे जो केसेस हैं ये पॉवर्टी की बेस पे होते हैं। तो पॉवर्टी जब ज्यादा होगी तो इस तरह के और क्राइम, इस तरह की और जो चीजें हैं वो भी प्रिविलेज करेंगे माशरे में। तो पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी रूट काज है या मेन काज है या बेसिक काज है
all the difficulties, all the misery in the society. A woodcutter and his family are living a very difficult life. वो बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे due to poor income, कि उनकी जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, थोड़ी थी, एंड स्पेशली चिल्ड्रन रिमेन मोस्टली हंगरी, और ख़ास तौर पर जो बच्चे थे वो हमेशा क्या रहते थे, वो भूखे रहते थे, उनकी खुराक पूरी नहीं हो पाती थी। ये उसकी बिगनिंग है। ठीक है, मिडल उसका क्या जाता है कि मिडल ये है कि उसकी जो वाइफ है और उसका मतलब पेरेंट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो अपने बच्चों को छोड़ आएंगे। किधर छोड़ आएंगे? वो अपने बच्चों को कहीं भी छोड़ आएंगे, जंगल में छोड़ आएंगे कि वो उनको कोई और ले जाए और उनकी जरूरियात फिल करे। मेन उनको, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद होना चाहते थे कि अपने बच्चों को भूखा मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने फैसला करते हैं वो अपने बच्चों को जंगल में छोड़ देते हैं। The woodcutter and his wife decided to leave the children in the forest. They think, वो सोचते हैं that some rich person will find them, take them to his home and bring them in a better way, और फिर उनको अच्छे नशोनुमा करेगा, उनकी अच्छी देखभाल करेगा। ये उनका मानना होता है, उनकी प्रेडिक्शन होती है कि हो सकता है कि हम अपने बच्चों को कहीं पे छोड़ आए और वो उनकी अच्छी देखभाल करें। ऐसा होगा ये नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन या उनका जो एक मेंटल लेवल होता है वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान ही करते हैं। और स्टोरी के एंड क्या होता है? द स्टोरी एंड विद द रीयूनियन ऑफ द फैमिली। रीयूनियन मतलब कि वो एक दफा बच्चों को छोड़ आते हैं लेकिन वो दोबारा वापस आ जाते हैं, और उन्हें जो कॉइन्स हैं सिल्वर के वो भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से स्टोरी क्या हो जाती है? रीजॉइन हो जाती है। द स्टोरी एंड्स विद द रीयूनियन ऑफ द फैमिली। स्टोरी किस तरह से एंड होती है? रीयूनियन के दोबारा से इत्तेफाक हो जाता है, दोबारा से वो इकट्ठे एक जगह पे अपनी कॉटेज में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। उनके जो पॉवर्टी का इशू होता है वो सॉल्व हो जाता है। अब वो वुड कटर उसकी जो वाइफ है वो अपने बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ द हंगर, ऑन द बेसिस ऑफ द फूड शॉर्टेज अपने बच्चों को नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि उनके पास एक कर्जे की अदायगी थी जो वापस आ गई है, तो इस वजह से ये चीज उनकी खत्म हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, वर्क इन पेयर्स एंड प्रिपेयर डायलॉग इन विच टू फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग अबाउट ए कार्टून मूवी एंड शेयर इट विद द होल क्लास। कि आप लोगों ने एक डायलॉग प्रिपेयर करना है। डायलॉग का ये होता है कि एक कन्वर्सेशन के पहले एक बोले, देन अपनी टर्न पे उसके बाद दूसरा पर्सन बोले। तो उसमें आपने एक स्टोरी कौन सी डिस्कस करनी है? वो स्टोरी कार्टून की मूवी है और उसके आपने पूरी क्लास के साथ शेयर करना है। मीन 2 पर्सन या 3 पर्सन इन फ्रंट ऑफ द क्लास खड़े हो जाएंगे और फिर वो एक डायलॉग की फॉर्म में कन्वर्सेशन करेंगे। तो इधर ये कौन सा डायलॉग है? ए डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड ऑन ए कार्टून मूवी। फर्स्ट जो हमारे पास पर्सन है वो है सैमी। सैमी, हाय फहीम। फहीम, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? हैव यू सीन कार्टून मूवी? क्या तुमने कार्टून मूवी देखी हुई है? टॉम एंड जेरी यस्टरडे। टॉम एंड जेरी यस्टरडे, कल। तो उसके आगे फहीम जो है वो उसकी बात का रिप्लाई करता है, हेलो सैमी। हेलो सैमी, इट इज ओके। इट इज ओके, हाउ आर यू? तुम कैसे हो? आई हैव सीन दिस कार्टून मूवी। मैंने ये मूवी देखी हुई है। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही मजेदार या अच्छी मूवी है। आगे सैमी से अगेन रिप्लाई करता है, दो इट इट वॉज ए कार्टून फिल्म येट देर वॉज ए लेसन इन इट। नो डाउट ये कि जो एक कार्टून फिल्म है, ये कार्टून मूवी है, लेकिन फिर भी इसमें एक लेसन है वो हमारे लिए, कि ये वैसे तो एंटरटेनिंग मूवी है, कार्टून जो मूवी है, लेकिन उसके बावजूद इसमें एक लेसन है हमारे लिए। एंड दो इट वाज ए कार्टून फिल्म, अगरचे एक एक कार्टून फिल्म है, येट देयर वाज ए लेसन इन इट, लेकिन फिर भी इसमें हमारे लिए एक सबक है, एक लेसन है इन इट। फहीम फहीम रिप्लाई करता है, आई थिंक देयर शुड बी लेसन इन एवरी मूवी मेड बी ए कार्टून मूवी। तो उन्होंने कहा है कि आई थिंक मेड के हर मूवी में लेसन होता है या होना चाहिए। ठीक है, कि मे बी एक कार्टून मूवी, चाहे वो कार्टून मूवी ही क्यों ना हो। सैमी कहता है, ट्राई ट्राई अगेन। आप कोशिश करते रहो बार बार। इज लेसन, ये लेसन है। डू यू एग्री? क्या तुम इस बात से इत्तेफाक रखते हो? वो किस चीज का लेसन बता रहा है? ये बता रहा है जो कार्टून मूवी उन्होंने यस्टरडे देखी है उससे उसे क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि उसमें ये लेसन है कि ट्राई ट्राई अगेन। कभी आप हार ना मत मानो, अपनी स्ट्रगल में लगे रहो।
तो इस लेसन, मुझे ये लेसन लग रहा है, डू यू एग्री, क्या तुम एग्री करते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ? तो फहीम आगे से रिप्लाई करता है एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, कि तुम सही कह रहे हो, दिस इज द लेसन, यही लेसन है, यही सेंट्रल पॉइंट है, यही थीम है। द अदर लेसन इज नेवर गिव इन, कि अब अदर लेसन नेवर गिव अप, कि अदर लेसन जो है वो क्या है कि नेवर गिव अप, अदर लेसन इस स्टोरी का वो है कि नेवर गिव अप, कि अपनी लाइफ में गिव अप मत करो, मतलब चीजों को छोड़ो मत कि मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, इट इज इम्पॉसिबल, अपनी लाइफ से इम्पॉसिबल का वर्ड निकाल दो, ट्राई ट्राई अगेन करते रहो, इंशाल्लाह एक दिन आप लोग अपनी मंजिल में, अपनी चीज़ों में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो यही स्टोरी का, या वो जो मूवी जिसमें वो बात कर रहे थे उसका मेन है, एग्जैक्टली दिस इज द लेसन, यही लेसन है। दी अदर लेसन, जो अगला लेसन या अनदर पॉइंट वही में ऐड करता है, एक समय बताता है पॉइंट, वो कौन सा बताता है कि ट्राई ट्राई अगेन इज द लेसन है। फहीम उसके बाद से इत्तेफाक कर रहा है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका एक और लेसन भी हो सकता है, या इस चीज को हम एक और वे में भी कह सकते हैं। वो दूसरा वे कौन सा है कि नेवर गिव अप, कि कभी भी अपनी हार मत मानो, कभी भी ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, लगे हो किसी चीज में। आगे से समय कहता है यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो, लेट्स मीट ऑन संडे फॉर क्रिकेट मैच, के चलो हम लोग मिलते हैं संडे क्रिकेट मैच के लिए, ठीक है, संडे को मिलेंगे क्रिकेट मैच के लिए, थैंक यू बाय बाय, एंड फहीम कहता है बाय। ये उनकी एक कन्वर्सेशन थी उन दोनों के दरमियान, एक फहीम है, दूसरा समी है। कन्वर्सेशन क्या थी उनकी? कन्वर्सेशन थी कि उनको एक मूवी की बात कर रहे हैं, मूवी जिसमें वो उनको कोई चीज उनको सीखने को मिली है, तो वो कह रहे हैं कि हर मूवी में एक लेसन होता है, ठीक है, लेकिन और होना भी चाहिए हर मूवी में, कि हम लोगों को उनसे सीखने को मिले। तो जो मूवी उन्होंने देखी है उस चीज में उन्हें कौन सा लेसन मिला है, वो उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। दो लेसन मिले हैं, तो ट्राई ट्राई अगेन, कि गिव अप मत करो, नेवर गिव अप, अनदर थिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का, वो है डिफथोंग। सबसे पहले मैं यही वाली डेफिनेशन पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको और डेफिनेशन बता के तो उसको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप उनको मजीद इसकी समझ आ जाए, ठीक है। डिफथोंग, यूनियन ऑफ टू वाउल साउंड, लेटर ईच मीन होता है, फॉर एग्जांपल द साउंड आई ई इन पाइप और द लेटर ओ यू इन डाउट, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से कि हम दो वाउल साउंड जो होते हैं, टू वाउल साउंड, वो एक जगह पे इस्तेमाल हो, एक ही जगह पे सेम, मतलब एक के बाद दूसरा वाउल साउंड इस्तेमाल हो, लेकिन वो एक ही प्रोनाउंसिएशन दे रहे हो, मतलब सिंगल प्रोनाउंसिएशन दे रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग डिफथोंग कहेंगे, ठीक है। कि दो वाउल एट ए टाइम यूज हो, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिंगल हो, वो एक हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम डिफथोंग कहेंगे। When a vowel sound is formed by the combination of two vowel sound, it is known as a diphthong। तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग डिप्थोंग कहेंगे। जब एक वाउल साउंड दो कम्बिनेशन से बना हो, कितने कम्बिनेशन से? दो वाउल साउंड के combination से बना हो। When a vowel sound is formed by the combination of two vowel sound, it is known as a diphthong। उसे हम लोग diphthong कहेंगे। Pick out as many words containing diphthong as you can from the lesson। तो क्या from the lesson, आप लोग lesson से जो है ना diphthong की कुछ एग्जाम्पल देंगे। वैसे तो बहुत सारी एग्जाम्पल है। डिफथोंग, डी का मीन होता है टू, और थोंग्स का मतलब होता है साउंड। सबसे जो आसान तरीका होता है याद रखने का, डिफथोंग का मतलब क्या है, डी मीन टू और थोंग मीन साउंड, के दो साउंड का जो मजमूआ होता है, जो एक साउंड सिंगल साउंड क्रिएट होता है, उसको हम लोग दो वर्ड्स का जो एक साउंड क्रिएट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग डिफथोंग्स कहेंगे। वैसे तो हमारे पास जो मेन इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं, उसमें तो उसमें तीन चीजें चार आ जाती हैं जो डिफथोंग्स में आती हैं। एक ओ यू, ठीक है, देन ओ वाई, ओ आई एंड ओ डब्ल्यू। लेकिन इधर हम लोगों ने एग्जांपल देखनी है सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टोरी से, तो हम लोग सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने स्टोरी से डिफथोंग्स कुछ निकाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है वाई, ठीक है, वाई। दूसरा देन हमारे पास है डाई, डाई, ओके। उसके बाद हमारे पास है टाई,
आई ई जो है ये डिप्थोन्स है। आ गया वाई, ये भी, फिर माइट, वाइट, क्राई एंड साइट। जो हमारे पास दूसरे में है वो है यंगेस्ट। यंगेस्ट में जो डिप्थोंग हमारे पास है ओ यू टी, वो वाई ओ यू एन जी एस टी, ओ यू इसमें है। आ गया थॉट, थॉट, ओ की आवाज जो क्या दे रहा है, ओ यू दे रहा है, ओ की आवाज, थॉट, थॉट, ओ, कुड, कुड, ठीक है। इसमें अब बाउट, आउट, ओ यू, आउट, बाउट, देन वुड, देन आउट, अबाउट, यू एंड डाउट। ये हमारे पास इसकी डिप्थोन की एग्जाम्पल थी। आई एम श्योर दैट कि आप लोगों को इनकी क्लियरेंस हो गई होगी। हमारा जो चैप्टर है, हमारी जो एक्सरसाइज है और हमारा जो चैप्टर है क्लेवर म्यूजिक, वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें सारी चीजें, इसमें ग्रामर का पोर्शन इतना इंक्लूड था नहीं कोई ऐसा जैसे, तो इसलिए हम लोगों ने उसको सेपरेट से कोई चीज इसमें डिस्कस भी नहीं की, क्योंकि इसमें कोई चीजें ऐसी थी नहीं। तो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले साथ हम उसका ग्रामर पोर्शन अगर उसमें नहीं भी इंक्लूड होगा तो हम लोग कुछ चीजें उसको साथ साथ लेके चलेंगे कि हमारा ग्रामर का पोर्शन भी साथ साथ कवर हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।